हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन धमाकेदार चल रहा होगा। मेरा नाम है हसन और आज हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है सॉइल। तो इससे पहले का क्लास में हम सॉइल और उसका क्लासिफिकेशन, कितना टाइप का सॉइल अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में और उसका लेवलिंग, ये सारी चीजों के बारे में हम कवर कर चुके हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज तो मेरे चैनल में विजिट करके ये एंटायर चीजें देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल का इरोजन और सॉइल का कंजर्वेशन के बारे में। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो एसएसटी एग्जाम फाइनल एग्जाम है, तो बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सॉइल इरोजन किसे कहा जाता है? तो इरोज का मतलब क्या है कि ऊपरी हिस्सा धुल के चले जाना। तो मिट्टी अगर धुल के चला जा रहा है तो वहां पर क्या बचेगा? खाली कंकर बचेगा। तो देखो, मिट्टी कैसे उपजाऊ बनता है? जब उसमें न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फर्टाइल सॉइल। तो सॉइल का फर्टिलिटी हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। सॉइल फर्टाइल कैसे होता है, एक जमीन उपजाऊ कैसे बनता है? जब हम उसमें खाद अगर मिला दे तो वो जाके पूरा फर्टाइल हो जाता है सॉइल। तो अगर पानी आया, पानी अगर धुल के लेके चला जाएगा, पूरा मिट्टी का जितना भी फर्टिलिटी रहता है, तो वो क्या हो गया? वो मिट्टी तो फिर बंजर बन जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए। तो सॉइल इरोजन दो टाइप का होता है, एक नेचुरल इरोजन होता है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी सॉइल इरोज होता है। तो नेचुरल एक्टिविटी में क्या होता है कि अगर बाढ़ आ गया तो वो क्या करेगा? सब मिट्टी को धो के लेके आ जाएगा। वो जहां पर रुकेगा वहां पर तो बेनिफिट होगा, क्योंकि ऊपर से धुला हुआ आके सब एक जगह में फर्टिलिटी को एक जगह में डाल दिया। लेकिन ऊपर से जो धो के आ जाएगा वो सारे एग्रीकल्चर हमारे भाई बहनों का वहां पर नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या बोला? वॉशिंग अवे एंड ट्रांसफर दिस टॉप लेयर सॉइल। देखो, मिट्टी का ऊपरी हिस्सा ही सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, उसके बाद का हिस्सा कुछ काम नहीं। उपजाऊ कैसे हुआ मिट्टी का ऊपरी हिस्सा? क्योंकि उसमें ही डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म सब गिरते हैं, वही एब्जॉर्प्शन होता है और वही फॉसिल फ्यूल सब बनता है। तो इस वजह से ऊपर का हिस्सा बहुत ज्यादा फर्टाइल रहता है। तो फर्टाइल जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा एग्रीकल्चर होगा। तो नेचुरल प्रोसेस में क्या हो गया? बाढ़ आने की वजह से सारा चीज को धो के लेके आ गया। धो के लेके आने की वजह से ये पूरा मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो ऊपरी हिस्से में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी देखने को मिला। तो ये जो नेचुरल में क्या खाली पानी ही इरोज करता है कि नहीं? पानी के साथ विंड भी इरोज हो जाता है, हवा भी बहुत तेजी से बहने से वो चीज इरोज करके मिट्टी का ऊपरी हिस्सा को इरोज करके उड़ा के लेके चले जाएगा। ठीक है, देखो हम समझते हैं कि विंड क्या ही कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का विंड होता है, तो जिस वजह से ऊपरी हिस्सों को पूरा उठा के लेके और एक जगह में पटक देगा। तो यही नुकसान हो जाता है विंड इरोजन में। फिर आ गया ग्लेशियर। ग्लेशियर, बड़ा बड़ा ग्लेशियर, बर्फ का पहाड़ जो स्लिप हो जाता है, वो स्लिप होने की वजह से भी ऊपरी हिस्सा को सबको लेके आ जाएगा और दूसरी जगह में पटक देगा। हो गया। तो ये हो गया नेचुरल एक्टिविटी के वजह से इरोजन होना। याद रखे रहना, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज को केयरलेस मत करो। नेचुरल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में तो हमें पता है क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट देना। जंगल काटने से क्या होता है? देखो, जंगल में जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़े हुए रखते हैं। देखो, अगर एक बड़ा सा हम पेड़ को काटेंगे तो वो बहुत नीचे अंदर अपना शाखा बनाए रहेगा, तो वो क्या करेगा? वो बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करके रखेगा, पकड़ के रखेगा वो मिट्टी को। अगर वो मिट्टी को पकड़ना छोड़ दिया तो क्या होगा? बारिश पानी आने से क्या होगा? मिट्टी धुल के चला जाएगा दूसरी जगह में। वही क्या हो गया? फिर इरोजन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया। तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से भी बहुत ही ज्यादा सॉइल इरोज होता है, जिस वजह से कि सॉइल में जो न्यूट्रिशन है उसका क्वांटिटी कम जाता है। ठीक है, फिर आ गया ओवर ग्रेजिंग के वजह से भी सॉइल इरोज होता है। फिर आ गया कंस्ट्रक्शन के वजह से भी, माइनिंग, ये सारी चीजों के वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हमारा सॉइल इरोज हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन, नेचुरल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी। अगर सॉइल इरोजन पड़ा क्वेश्चन में तो कैसे लिखना है? पहले नेचुरल एक्टिविटी क्या है उसके बारे में लिख देना है, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जांपल लिखो, फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करो कि अभी देखो वाटर इरोज क्यों हुआ, कि वही बता देना कि ढलान के थ्रू से आया, उसके लिए विंड इरोज के बारे में भी, और ऐसे ग्लेशियर के बारे में बता देना। ठीक है, कैसे सीक्वेंशियल लिखना है? पहले डेफिनेशन देना है, हेडिंग आ गया, हेडिंग के बाद डेफिनेशन, फिर एग्जांपल, फिर एक एक एग्जांपल का रीजन। अगर तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करने के लिए बोला, अगर 100 वर्ड में, अगर 120 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो तुम ऐसे करके बढ़ा के लिख सकते हो। अगर शॉर्ट में आ गया, अदरवाइज कंपैरिजन में आ गया, तो तुम ये शॉर्ट करके ये चीज लिख देना। मैं थोड़ा साइड उठ जा रहा हूं पहले से ही, क्योंकि मैं बार बार भूल जाता हूं कि स्क्रीनशॉट बच्चों को लेना पड़ता है। बच्चों का बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहता है, मैं पहले से ही साइड उठ जा रहा हूं। बच्चों, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। ठीक है,
तो ये हो गया नेचुरल एक्टिविटी, फिर आ गया ह्यूमन एक्टिविटी, फिर आ गया गुलिस। तो गुलिस किसे कहते हैं? गुलिस देखो मैं पिक्चर में लगा दूंगा, यही है गुलिस। तो गुलिस का काम क्या है? ये क्या करेगा, बहुत ही तेजी से पानी एक जगह में अगर बहते हुए चले जाएगा तो वो क्या कर देगा कि जो मिट्टी का चारों तरफ का हिस्सा को कट कर करके लेके चला जाएगा और एक वी शेप का, मतलब छोटा सा वी शेप का खड्डा बन जाएगा। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल, एक डीप चैनल बनाते हुए लेके चले जाएगा। तो वो क्या है, जितना पानी वहां से गुजरेगा उतनी बार वो सारी चार तरफ का मिट्टी का ऊपरी हिस्सा को वो धोते हुए लेके चले जाएगा, जिस वजह से सॉइल इरोजन देखा जाता है। फिर क्या है, बेडलैंड। तो इस वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, बेडलैंड प्रोड्यूस हो गया, जिसमें कि लैंड बिकम अनफिट टू कल्टीवेट। इस वजह से वो एरिया सब में कल्टीवेशन करना और उपजाऊ नहीं माना जाता। अगर कल्टीवेट करते भी है तो बहुत फर्टाइल हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता। तो यही था कॉन्सेप्ट सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, सॉइल इरोज कैसे होता है, नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस में होता है। और ये गुलिस, ये वाद दिया था करे ना, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, और बेडलैंड तो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सॉइल का कंजर्वेशन। ये जो मिट्टी का जो नुकसान होता है इसको हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। हम ये नेचुरल प्रोसेस में देखेंगे। आर्टिफिशियल तो क्या है, इंसान खुद समझ रहा है कि हमें डिफोरेस्टेशन कम करना पड़ेगा, ग्रेजिंग कम करना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन भी, वो सब चीजों को हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में करने से, देखो नेचुरली भी और आर्टिफिशियल, ये दोनों चीजों को एक लेवल में मिलके चलने से ही हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। अगर हम नेचर से ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो हमें आगे चल के बहुत नुकसान देखने को मिलेगा। तो अभी कंजर्वेशन में क्या बोला, सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखो, काउंटर प्लोइंग, इसका मतलब क्या है, काउंटर COUN, ठीक है, काउंटर लाइंस टू स्लो द वाटर फ्लो। देखो मैं पिक्चर लगा दे रहा हूं, तुम समझ जाना। ऐसे लाइन बनाया जाता है जिस वजह से कि वाटर का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है। ठीक है, ये हिली एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। काउंटर फ्लोइंग करने के बाद देखो, हिली एरिया में ही पानी बहुत तेजी से बहाते हुए सब चीजों को लेकर चले जाएगा। तो ये मेजर इशू कहां देखा जाता है, हिली एरिया में। और बाकी जो फ्लैट एरिया सब रहता है, जैसे कि मैं बोला था प्रीवियस क्लास में गंगा प्लेन के बारे में, तो गंगा प्लेन में क्या रहता है कि ज्यादा पानी ढलान नहीं रहता। ढलान नहीं रहेगा तो पानी बहुत स्पीड से नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और ऊपर का जितना न्यूट्रिशन लेके आएगा वहीं पर ही डाल देगा, जिस वजह से वो जमीन उपजाऊ बन जाता है लेकिन ऊपर का जमीन बंजर हो जाता है। तो इस वजह से हम काउंटर फ्लोइंग करने से क्या होता है कि एक काउंटर लाइन बना देने से पानी क्या है, धीमा हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया टेरास कल्टीवेशन। तो टेरास कल्टीवेशन, टेरास का मतलब क्या है कि पहाड़ी एरिया में जो ऐसे ऐसे करके जो स्टेप्स सब बनता है, जो कि हम बहुत सारे मूवियों में भी देखे हैं दूर से, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वो क्या करते हैं कि पहाड़ को बीच में स्टेप स्टेप करके कट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये रहा माउंटेन, तो माउंटेन को ऐसे स्लोप स्लोप करके कट कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा कि पानी ऊपर से तो आएगा स्पीड, और यहाँ फ्लैट सरफेस रहने की वजह से धीमा हो जाएगा, फिर स्पीड होगा, फिर फ्लैट सरफेस की वजह से धीमा हो जाएगा, जिस वजह से जब धीमा होगा वो एरिया का जो सॉइल रहेगा वो वाटर को इजीली होल्ड कर पाएगा, बहुत जल्दी वाटर वहां से नहीं जा पाएगा, जिस वजह से वो एरिया सब में, जो पहाड़ी एरिया सब में एग्रीकल्चर करना बहुत आसान हो जाएगा। टेरास कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा यूज होता है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, जो हिस्से में बहुत ही ज्यादा पहाड़ अवेलेबल है। तो ये क्या है, स्टेप्स आर कट, एक एक स्टेप बना दिया जाता है, जिस वजह से स्टेप्स आर कट ऑन स्लोप टू मेक टेरास। डेफिनेशन को तुम्हें याद रखना नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन तुम समझ जाओ तो फिर और बाय हार्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तुम चीजों को समझो। टेरास का मतलब क्या है, एक स्लोपी एरिया, पहाड़ का जो स्लोप सब बनाए रहते हैं, जो स्टेप सब बनाए रहते हैं, उसको ही बोला जाता है टेरास। बल्कि डेफिनेशन तुम अपने आप बना सकते हो, जितना ऑन वर्डिंग रखोगे, बुकिस के साथ अपना ऑन वर्डिंग जोड़ोगे, तो तब जाके एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन गिरेगा। तुम पूरा बुकिस लैंग्वेज में लिख दोगे तो वो समझेगा कि ये चांसेस है कि ये कुछ कॉपी किया है और अदर सोर्सेस फॉलो किया है, क्योंकि पूरा अगर हम बुकिश लैंग्वेज में लिख देंगे पूरा डेफिनेशन को रट के जाके, तो भी मार्क मिलने का चांसेस कम जाता है। हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, ह्यूमन टच उसमें देना पड़ेगा, तभी जाके फायदा होगा। ठीक है, तो टेरेस कल्टीवेशन समझ में आ गया। फिर ये कहां देखा जाता है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय, ये हिमालयन एरिया में, हमारे नॉर्दर्न एरिया में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। पहाड़ी एरिया में ये जो सॉइल इरोजन, एक्चुअली सॉइल इरोजन ज्यादातर पहाड़ी एरिया में ही होता है, तो इस वजह से टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। और आ गया स्ट्रिप क्रॉपिंग।
ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या बोला, लार्ज फील्ड कैन डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, छोटा छोटा पतला पतला स्ट्रिप बना दिया जाएगा। एक स्ट्रिप में देखो, ये स्ट्रिप कल्टीवेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक स्ट्रिप में सोचो यहां पर एक एग्रीकल्चर किया गया तो दूसरे स्ट्रिप में और एक एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जगह में एक से ज्यादा एग्रीकल्चर हो सकता है। तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्यों किया जाता है, एक एक स्ट्रिप लगा देंगे, एक स्ट्रिप आ गया, बीच में क्या लगा देंगे, ग्रास सब लगा देंगे। ग्रास लगाने से क्या हो जाएगा, ग्रास वो जो विंड का फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है, उसको धीमा कर देगा। पानी को पकड़ लिया तो पानी मिट्टी में चारों तरफ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और घास इतना ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी नहीं करता, जिस वजह से एक फार्मर भाई सबको इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कंजर्वेशन में, सॉइल का कंजर्वेशन में। और शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि एक बाउंड्री में अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो बाउंड्री का चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दिया जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि वो हवा का जो तेजी है उसको धीमा कर देगा, जिस वजह से सॉइल इरोजन ऊपरी हिस्से का नहीं होगा, ठीक है। देखो डेफिनेशन देखते हैं, लाइन ऑफ द ट्री इज प्लांटेड टू क्रिएट शेल्टर, ठीक है। ऐसे भी कर दिया जाएगा कि अभी सोचो इतना एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है और एक साइड में उसे क्या लगा देंगे, बहुत लंबा लंबा ट्री सब लगा देंगे, जिस वजह से क्या होगा, विंड जब आएगा तो वो लैंड तक नहीं पहुंच पाएगा और ऊपरी हिस्सा को, सॉइल को इरोज करके नहीं ले पाएगा। तो ये बहुत ही हद तक मिनिमाइज कर देता है। और ये कहां, कौन से एरिया में देखा जाता है, वो ये देखा जाता है वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में क्या है, वेस्टर्न इंडिया में हमारा डेजर्ट है, तो डेजर्ट एरिया में वो बहुत ज्यादा ओपन एरिया रहता है, क्योंकि डेजर्ट में कोई लोग नहीं रहते, कि पेड़ पौधे नहीं रहते, तो वो एरिया में क्या होता है, बहुत ही तेजी से विंड फ्लो होता है, जिस वजह से क्या बन जाता है, डून्स बन जाता है। अब ये डून्स क्या है, डून रेतीला पहाड़ को डून बोला जाता है, ठीक है। डेजर्ट में अगर तुम देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा रेतीला पहाड़ रहेगा, वो क्या करेगा, एक जगह से रेत को उठा के लेके आके दूसरे जगह पटक देगा, तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये फिर से इनफर्टाइल हो गया। तो जिस वजह से ये शेल्टर बेल्ट यूज किया जाता है, बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे, जिस वजह से जो विंड आएगा वो विंड का फ्लो धीमा होने की वजह से हमारा सॉइल ज्यादा इरोज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आएगा, यही था एंटायर सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। अगर तुम्हें डिफरेंशिएट देगा तो डिफरेंशिएट भी इजीली लिख पाओगे, अगर तुम्हें लॉन्ग में देगा तो तुम लॉन्ग भी इजीली लिख पाओगे, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।